नमस्कार और स्वागत है। आज हम अमेरिकी इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प और शायद सबसे ज़्यादा विवादों में रही शख्सियत पर बात करने जा रहे हैं, अलेक्जेंडर हैमिल्टन। हमारे पास उनकी ज़िंदगी पर आधारित एक जीवनी के कुछ खास अंश हैं और हम कोशिश करेंगे कि इन अंशों से हैमिल्टन के किरदार और उनकी विरासत को थोड़ा बेहतर समझ सकें। हैमिल्टन मतलब ऐसे शख्स थे जिनके बारे में राय बहुत बंटी हुई थी। या तो लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे या फिर उतनी ही नफरत। सही कहा। आज भी अक्सर उन्हें बस एक सिंपल उसमें खांचे में डाल दिया जाता है। जेफरसन का लोकतंत्र बनाम हैमिल्टन का अभिजात्य वर्ग। हाँ, ये बहुत आम है, लेकिन ये स्रोत दिखाते हैं कि ये तस्वीर कितनी अधूरी है। बिल्कुल, ये अंश दिखाते हैं कि कैसे जेफरसन और उनके साथी, जो ज्यादातर खेतीबाड़ी वाला अमेरिका चाहते थे, वो हैमिल्टन को शक की नजर से देखते थे। उन्हें लगता था कि हैमिल्टन की ये योजनाएं जैसे बैंक, फैक्ट्रीज, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब देश के लिए ठीक नहीं है। शैतानी योजनाएं तक कहा गया। हाँ, और उन पर इल्जाम भी लगे कि वो मन ही मन ब्रिटिश राजशाही के हिमायती हैं, सत्ता के भूखे हैं वगैरह। तो चलिए इन स्रोतों की मदद से इस उलझी हुई शख्सियत को परत दर परत खोलते हैं। देखते हैं कि हैमिल्टन असल में थे कौन। एक बात जो इन अंशों में सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है उनका सफर। मतलब कहां से कहां पहुंचे वो। हाँ, अविश्वसनीय है। कैरेबियन में वो बचपन, गुमनामी, मुश्किलें, नाजायज औलाद होने का वो सामाजिक दबाव, गरीबी जी। लेकिन इसके बावजूद उनमें आगे बढ़ने का एक जबरदस्त जज्बा था। हाँ, और ये जज्बा उनके खत में साफ झलकता है। अपने दोस्त एडवर्ड स्टीवंस को लिखा था उन्होंने। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने लिखा, मेरी महत्वाकांक्षा मामूली नहीं है। मैं क्लर्क बनकर नहीं रहूंगा। मैं अपनी जान जोखिम में डालकर भी अपना रुतबा बढ़ाऊंगा। सिर्फ 14 साल की उम्र में। हाँ, सिर्फ 14 साल की उम्र में। ये दिखाता है कि वो कितने अलग थे शुरू से ही। कमाल है। और उनके वो कैरेबियाई तजुर्बे, उनका असर सिर्फ उनकी महत्वाकांक्षा पर ही नहीं पड़ा होगा। बिल्कुल नहीं। इन स्रोतों में जिक्र है नेविस और सेंट क्रॉय जैसे द्वीपों का। वहां उन्होंने गुलामी की क्रूरता को बहुत करीब से देखा। अच्छा। चीनी बागानों पर गुलामों की भयानक हालत, मौतें, सरेआम कोड़े बरसाए जाना, ये सब। शायद इन सब अनुभवों ने ही इंसान की फितरत के बारे में उनके थोड़े कह सकते हैं निराशावादी विचारों को शक्ल दी होगी, जो बाद में उनके लेखों में दिखता है। और हाँ, वहाँ जो उन्हें छोटी उम्र में व्यापार का तजुर्बा मिला, वही बाद में काम आया जब उन्होंने अमेरिकी ट्रेजरी विभाग बनाया, कस्टम सेवा शुरू की, कोस्ट गार्ड बनाया। ये कनेक्शन काफी दिलचस्प है। वाकई वो अमेरिका बनाने वाले नेताओं में एक अनोखी जगह रखते थे। सोचने वाले भी थे और करने वाले भी। बिल्कुल। इन अंशों से पता चलता है कि जेम्स मैडिसन के साथ मिलकर उन्होंने संवैधानिक कन्वेंशन बुलाने में कितनी अहम भूमिका निभाई। हाँ, वो नींव थी एक तरह से। फिर द फेडरलिस्ट पेपर्स, जो नए संविधान के पक्ष में लिखे गए जबरदस्त लेख थे, उनके मुख्य लेखक रहे वो। जी, मैडिसन और जे के साथ। लेकिन ज्यादातर हैमिल्टन ने ही लिखे। और फिर पहले ट्रेजरी सेक्रेटरी के तौर पर, अरे उन्होंने तो जैसे एक पूरे आधुनिक देश का ढांचा ही खड़ा कर दिया। सही कहा। बजट सिस्टम, राष्ट्रीय कर्ज को संभालना, टैक्स सिस्टम, सेंट्रल बैंक, कस्टम सर्विस, कोस्ट गार्ड, ये सब उनकी ही देन थी काफी हद तक। उनकी प्रशासनिक काबिलियत मतलब कमाल की थी। हाँ, बेजोड़ थी। इन स्रोतों में इस पर बार बार जोर दिया गया है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। आप उस विरोध की बात कर रही हैं जो उनकी नीतियों को लेकर हुआ, खासकर वो नेशनल बैंक और राज्यों का कर्ज केंद्र द्वारा संभालने वाली योजना। हाँ, बिल्कुल वही अजम्पशन प्लान। यही प्रशासनिक और वित्तीय ढांचा उनके सबसे बड़े विरोध का कारण भी बना। क्यों? मतलब क्या दिक्कत थी आलोचकों को? जेफरसन और मैडिसन जैसे आलोचकों को डर था कि ये राज्यों की ताकत छीन लेगा, केंद्र बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। अच्छा। उन्हें लगा कि इससे उत्तर के व्यापारियों को फायदा होगा, दक्षिण के किसानों की कीमत पर, और एक तरह की मतलब वित्तीय अभिजातशाही, पैसों वालों का राज कायम हो जाएगा। और मैडिसन, जो पहले फेडरलिस्ट पेपर्स में उनके साथी थे। हाँ, वही। ये बहुत दिलचस्प है। वही मैडिसन अब उनके सबसे कट्टर विरोधी बन गए। इससे पता चलता है कि उस वक्त देश की दिशा को लेकर कितने गहरे मतभेद थे। तो ये तो हुई सियासत की बात, लेकिन उनकी निजी जिंदगी वो भी कम नाटकीय नहीं थी, जैसा इन सूत्रों से पता चलता है। बिल्कुल नहीं। वो बेहद काबिल थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनका स्वभाव थोड़ा अड़ियल, अहंकारी भी कह सकते हैं।
और कभी-कभी फैसले लेने में चूक। जैसे वो मारिया रेनॉल्ड्स वाला अफेयर। हाँ, वो एक बड़ा स्कैंडल था। उसने उनके समर्थकों को भी काफी निराश किया था। और उनके झगड़े भी तो बहुत थे। ओहो, बहुत। जेफरसन, मैडिसन, जॉन एडम्स, मुनरो, हारून बर, लिस्ट लंबी है। भयंकर झगड़े हुए। और द्वंद्व, डुअल्स। हाँ, द्वंद्व, जो उस जमाने में इज्जत बचाने या बदला लेने का एक खतरनाक तरीका था, वो उनकी जिंदगी का हिस्सा रहे। कभी वो दूसरों के लिए सेकंड बनकर खड़े हुए, जैसे जॉन लॉरेंस के लिए। और आखिर में हारून बोर के साथ हुए द्वंद्व में उनकी जान ही चली गई। जी, एक दुखद अंत। उनकी शादी एलिजा शूलर से हुई थी, जो एक बहुत प्रभावशाली परिवार से थी। हाँ, शूलर सिस्टर्स काफी मशहूर थीं। एलिजा ने उनकी विरासत को जिंदा रखने में बहुत बड़ा रोल निभाया। लेकिन यहाँ भी एक विरोधाभास है। हैमिल्टन ने गुलामी विरोधी सोसाइटी बनाने में मदद की। हाँ, मैनिमिशन सोसाइटी। लेकिन स्रोत इशारा करते हैं कि शूलर परिवार के पास कई गुलाम थे, और शायद हैमिल्टन और एलिजा के अपने घर में भी घरेलू गुलाम थे। ये एक जटिल और असहज करने वाला पहलू है। ये उनके जीवन के विरोधाभासों में से एक है, जिस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं। और अपने बेटे फिलिप की मौत, वो भी एक द्वंद्व में हुई थी। हाँ, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। फिलिप भी अपने पिता की तरह ही तेज तरार था और एक द्वंद्व में मारा गया। हैमिल्टन इस सदमे से कभी पूरी तरह उभर नहीं पाए। तो इन सब स्रोतों को देखने के बाद अलेक्जेंडर हैमिल्टन की क्या तस्वीर उभरती है? एक बेहद जटिल तस्वीर। एक नाजायज बच्चा जो अमेरिका के संस्थापकों में से एक बन गया, एक शानदार विचारक जिसने देश की आर्थिक नींव रखी। बिल्कुल, लेकिन साथ ही एक विवादों से घिरा इंसान, जिसकी निजी और सियासी जिंदगी तूफानों से भरी रही। अहंकारी, अड़ियल, गलतियां करने वाला, लेकिन फिर भी असाधारण। उनकी विरासत पर आज भी बहस जारी है ना? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अमेरिकी सरकार चलाने की शासन कला की बुनियाद रखी, लेकिन उनके तरीकों और सोच ने गहरे विभाजन भी पैदा किए, जिनके निशान शायद आज भी कहीं न कहीं दिखते हैं। यहाँ एक आखिरी सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। क्या हैमिल्टन की वो निजी कमजोरियां, वो मुश्किल बचपन, क्या वही वजह थी जिन्होंने उन्हें वो असाधारण ताकत और दूरदृष्टि दी जिससे अमेरिका बना? या फिर ये उनकी महान उपलब्धियों के बावजूद उनकी शख्सियत की खामियां थीं? मतलब क्या एक के बिना दूसरा मुमकिन था? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार करना दिलचस्प है।